नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के बारे में। हमारे एग्ज़ाम में जितने भी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉ हैं, एक्ट हैं, रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। अगर हम बात करें तो कोविड के बाद से इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास में पहला बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल कौन सा था। तो सबसे पहले हमारे पास में रूल था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998। ठीक है बच्चों, इसके बाद में जो है ये रूल 2016 में बदल गया और 2016 में इसका नाम भी हमने बदला और इसका नाम रखा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। जो हैंडलिंग शब्द था उसको निकाल दिया गया, क्योंकि इनका मानना है कि जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें हैंडलिंग जो है ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता है, इसीलिए हैंडलिंग शब्द को निकाल दिया गया था। अगर हम बात करते हैं कि ये रूल जो है कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो ये रूल जो है उन सभी लोगों पे अप्लाई होगा जो बायोमेडिकल वेस्ट को जनरेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं और डिस्पोज करते हैं। तो ये सभी लोग जो हैं बेसिकली हॉस्पिटल से जुड़े होते हैं, नर्सिंग होम से जुड़े होते हैं, क्लिनिक, डिस्पेंसरीज, आपका एनिमल हाउसेस हो गए, वेटनरीज हो गए, आपके पैथोलॉजिकल लैब हो, आपके ब्लड बैंक, आयुष हॉस्पिटल। ठीक है बच्चों, रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हेल्थ कैंप, मेडिकल और सर्जिकल कैंप एंड आपके वैक्सीनेशन के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं, ब्लड डोनेशन के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं, या फर्स्ट एड रूम ऑफ स्कूल। ठीक है, इन सभी में जो है आप देख रहे हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो जनरेट होता है, रिलीज होता है। तो ये नियम जो है, ये रूल जो है इन सभी सेक्टर पे एप्लीकेबल होगा। इसके साथ साथ हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि देखिए आपका जो ये हमने अभी बहुत सारा लिस्ट जो है बताया है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा, वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट काइंड का जो है वेस्ट जनरेट होता है। तो अगर हम बात करें आपके हॉस्पिटल्स के बारे में ही, तो हॉस्पिटल से रेडियो एक्टिव वेस्ट भी जो है रिलीज़ होता है। तो जो आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट होगा जो हॉस्पिटल से जनरेट हो रहा है, वो बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर नहीं आएगा। उसको जो है हम अपना एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो है हमारा, उसके अंतर्गत मैनेज करेंगे। इसी तरीके से हजार्डस केमिकल जो आपके रिलीज़ होंगे, वो आपका जो हमारा रूल है मैन्युफैक्चर, स्टोर एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल 1989, उसके तहत जो है मैनेज किए जाएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार बच्चा ये सोचते हैं कि हॉस्पिटल से निकलने वाले जो सभी वेस्ट हैं वो सारे के सारे वेस्ट ही बायोमेडिकल वेस्ट के तहत जो है मैनेज होंगे, बट ऐसा नहीं है। जिस प्रकार का वेस्ट होता है और अगर उसके लिए पर्टिकुलर नियम बनाए गए हैं, रूल बनाए गए हैं, तो जो वो वेस्ट है उन्हीं नियम के अनुसार जो है हम मैनेज करेंगे। इसी प्रकार से जो है ई वेस्ट, आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंडर हम मैनेज करेंगे। एंड आपका जितने भी जैसे कि अभी हमने बताया कि ऐसे वेस्ट हैं जो इन सभी फैसिलिटी से निकलते हैं, उनको हम उसी कैटेगरी में रख के मैनेज करेंगे जिस कैटेगरी के लिए उनके लिए अलग से नियम या आपके रूल बनाए गए हैं। इस रूल में जो है आगे आपको बहुत सारी डेफिनेशंस जो हैं वो मिलती हैं। कोई भी डेफिनेशन ऐसी नहीं है जो आप याद ना कर सको या जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। तो आप जो है जब पूरा रूल एक बार देखेंगे तो डेफिनेशन देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ ऑक्यूपायर।
ड्यूटीज़ ऑफ ऑक्यूपायर में सबसे पहला जो ड्यूटी है वो है कि ऑक्यूपायर को चाहिए कि वो एक सेफ, वेंटिलेटेड और सिक्योर्ड लोकेशन जो है प्रोवाइड कराए आपका फॉर द स्टोरेज ऑफ सेग्रीगेटेड बायोमेडिकल वेस्ट। अपने एरिया में जो है उसे एक सिक्योर, सेफ और वेंटिलेटेड लोकेशन जो है प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे कि आपका जो सेग्रीगेटेड बायोमेडिकल वेस्ट है वो आप स्टोर कर सकें। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है इस रूल में कि ये ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्लोरोनेटेड प्लास्टिक बैग जो है उनका यूज़ ना करे, और इस नियम के बाद जो है 2 साल के अंदर अंदर जो है उन्होंने इसको फेज़ आउट कर देना है। ठीक है बच्चों, तो 2016 में 2016 में ये नियम आया और यहाँ से जो है क्लोरोनेटेड जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको फेज़ आउट करना स्टार्ट कर दिया गया। और 2018 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें कंप्लीटली बैन कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्लोरोनेटेड प्लास्टिक बैग जो है या आपके ग्लव्स जो हैं, ब्लड बैग जो हैं, इन सभी को फेज आउट कर दिया गया था कि किसी भी प्लास्टिक में क्लोरीन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए, जिससे कि वो जब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हों उस समय उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जितने भी आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और अदर वर्कर जो आपके बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, उन सब की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। एंड आपका जो ऑक्यूपायर है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जितने भी वर्कर्स हैं उनको जो है उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो वर्कर्स को बताए। लाइक आपका हेपेटाइटिस बी और टिटेनस जैसे इन्फेक्शन जो हैं उनके लिए इम्यून सिस्टम किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए। ठीक है, वो बेसिकली आपका पूरा प्रोटोकॉल दिए गए हैं WHO के एंड डिफरेंट एजेंसीज़ के, उनके तहत जो है उनको बताना चाहिए। ये ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। ऑक्यूपायर को एक जो है बारकोड सिस्टम जो है अपना लगाना है, जिससे कि सभी बैग और कंटेनर जो हैं उन पे आपका एक बारकोड हो, जिसको स्कैन करके जो है ये पता लगाया जा सके कि ये जो वेस्ट है जो आपके कैंपस से, आपके एरिया से, ठीक है, आपके हॉस्पिटल से बाहर जाएगा, वो बेसिकली किस प्रकार का उसमें वेस्ट है, या फिर बाहर से अगर कोई उसे लोकेट करना चाहे तो उसे लोकेट कर पाए कि ये जो कंटेनर है इसमें जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो किस प्रकार का है और किस जगह से ये आया है। उसके बाद में बात करेंगे हम ड्यूटीज़ ऑफ ऑपरेटर। जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी का ऑपरेटर है उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी तो उसकी यही बनती है कि जो आपका अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका रिपोर्ट जो है उसे अपने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देना है, और एक्सीडेंट के लिए उन्होंने क्या क्या जो है रेमेडियल मेजर्स लिए थे इसकी जानकारी भी देनी है। इसके अलावा जो है जो ऑपरेटर हैं उनको ये इंश्योर कराना है कि वो बायोमेडिकल वेस्ट को जो है आपका टाइमली कलेक्ट कर रहे हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ से। एंड इसके अलावा जो है ये भी जिम्मेदारी बनती है ऑपरेटर की कि जो रिसाइक्लेबल वेस्ट है, ठीक है, आफ्टर ट्रीटमेंट बाय ऑटोक्लेविंग एंड इंसिनरेशन उसका जो हैंडलिंग है वो प्रॉपर हो, और ऑपरेटर को जो है एक बारकोड और GPS सिस्टम जो है इंस्टॉल करना है फॉर द हैंडलिंग विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर जो है ये जिम्मेदारी बनती है ऑपरेटर की, वो जो है अपने GPS सिस्टम जो है हर व्हीकल में अपना जो है वो स्टेबल आपका लगाए, ठीक है, एस्टेब्लिश करे, और जो है बार कोड सिस्टम लगाए, जिससे कि ये पता चल सके कि भाई आपका जो वेस्ट है
वो आप कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, या जो आपका व्हीकल है उसने कितना मूवमेंट किया है। ठीक है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका जो व्हीकल है वो वेस्ट लेने के लिए जा रहा है, वो सही दिशा में है या नहीं है। ठीक है, ये भी संभव है, हो सकता है कि वो जिस लोकेशन के लिए निकला हो वो वहाँ पे ना जाके किसी दूसरी लोकेशन से जो है वेस्ट कलेक्ट करके लेके आ जाए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है ये किया गया है कि आपका जो है ऑपरेटर जो है उसको बार कोडिंग और जीपीएस सिस्टम जो है अपना इस्टेब्लिश करना है। इसके अलावा जो है ये जिम्मेदारी बनती है ऑपरेटर की, वो आपका जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, ठीक है, उसको असिस्ट कराए, ठीक है, इन द ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। इसके अलावा अगर उनका जो इंसिनरेटर है पहले से, उसको अपग्रेड करना है ऑपरेटर को, और जो भी नए स्टैंडर्ड बनाए गए हैं इस नियम के अंदर, वो स्टैंडर्ड जो है आपका इंसिनरेटर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जो भी आपके स्टैंडर्ड हैं वो हम एट द एंड बात करेंगे, उनको फॉलो करना चाहिए। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपका पॉइंट आ जाता है कि कोई भी हॉस्पिटल जो है ना वो अपने एरिया में तब तक आपका कोई भी वेस्ट हैंडलिंग जो आपका यूनिट है वो नहीं लगा सकता अगर उस हॉस्पिटल के 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई भी आपका कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, अगर 75 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है तो उसके बाद में वो परमिशन लेके लगा सकता है। बट अगर उसके हॉस्पिटल के एरिया से जो है 75 किलोमीटर के अंदर कोई फैसिलिटी है तो वो अपने एरिया के अंदर जो है कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं लगा सकता जो खुद ही अपना वेस्ट मैनेज करे। सेग्रीगेशन, पैकिंग एंड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में अगर हम अब बात करें तो 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। आगे डिटेल में बात करेंगे कि किस कैटेगरी में किस टाइप का वेस्ट आएगा। इसके अलावा आपका कोई भी अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसको 48 आवर से ज़्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई भी अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसको 48 आवर से ज़्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता। अगर कभी इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत पड़ जाए कि आपको 48 आवर से ज़्यादा अपने वेस्ट को स्टोर करना पड़ जाए तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो है ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट ना करे, और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है हमें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देनी है विद रीज़न कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारा जो वेस्ट है वो हमने 48 आवर से ज़्यादा स्टोर करना पड़ा। ठीक है बच्चों, ऑथोराइजेशन की अगर हम बात करें इस नियम के अंदर, जो आपके नॉन बेडेड यानी कि जिसमें खुद के आपके बेड नहीं होते वो हेल्थ केयर फैसिलिटी को एक बार जो है अपना ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसर्न एक आपकी जो भी अथॉरिटी है वो ऑथोराइज्ड कर देगा। उसके बाद में जो आपके बेडेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको जो है एक वैलिडिटी के साथ में ऑथोराइजेशन मिलेगा जो बाद में उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। अगर हम बात करें मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल तो इसके लिए एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट करानी पड़ती है। तो जो ऑक्यूपायर है वो बेसिकली 30 जून से पहले हर साल अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसके बाद में जो है आपका जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी अपना जो रिपोर्ट है उसको कंपाइल करके रिव्यू करके एनालाइज करके जो है रिपोर्ट को भेज देगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 31 जुलाई से पहले हर साल। उसके बाद में जो है सीपीसीबी भी एक रिपोर्ट सबमिट करेगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को 31 अगस्त से पहले हर साल। तो 3 रिपोर्ट बेसिकली आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपका एक अथॉरिटी को रिपोर्ट जाएगी, वो जो है 30 जून से पहले भेजनी है। फिर अथॉरिटी जो है सीपीसीबी को सेंड करेगा वो 31 जुलाई से पहले,
और सीपीसीबी जो है मिनिस्ट्री को सेंड करेगा 31 अगस्त से पहले। ठीक है बच्चों, और ये जो आपका रिपोर्ट है ये बेसिकली ऑक्यूपायर के, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के और सीपीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश होगा। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, जो भी आप वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, उस सभी का रिकॉर्ड जो है 5 साल तक आपने मेंटेन रखना है, 5 ईयर तक। ठीक है, आपसे अगर कोई पिछले 5 साल में से किसी भी साल का रिकॉर्ड मांग ले तो आप जो है उसको दिखा सको। और ये जो है बेसिकली आपका एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपका वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। अगर कोई भी आपका एक्सीडेंट हो जाता है, मेजर एक्सीडेंट, तो इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है विदिन 24 आवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक आपके इस नियम में, इस रूल में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब अगर हम बात करते हैं आपके वेस्ट को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, तो 4 कैटेगरी बेसिकली हैं आपके। इसमें अगर हम ये कॉमन वेस्ट को छोड़ दें, ठीक है, तो आपका फोकस रहना चाहिए येलो कैटेगरी पे, रेड आपका, वाइट और ग्लासवेयर के लिए ब्लू कलर का। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली आप जो येलो कलर है इसमें कौन कौन से आप वेस्ट स्टोर करेंगे, रेड में कौन से करेंगे और आपका वाइट में कौन से करेंगे और जो है ब्लू में कौन से करेंगे, इसके बारे में अब हम बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन जो है इसके आसपास आपको मिल सकता है। तो शेड्यूल 1 में अगर हम बात करें तो शेड्यूल 1 में पूरा इसके बारे में दिया गया है इस रूल में कि आप जो है आपका वेस्ट जो है उसका क्या कैटेगरी है, वेस्ट का टाइप क्या है और किस टाइप के कंटेनर में या बैग में आप स्टोर करेंगे और क्या उसको ट्रीटमेंट या आपका डिस्पोजल ऑप्शन उसके लिए रखेंगे। सबसे पहले हम सबसे मेजर कैटेगरी की बात करेंगे, वो है येलो कलर। तो येलो कलर की जो कैटेगरी है इसमें आपका ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आएगा। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में जैसे कि ह्यूमन टिश्यू हो गए, आपके ऑर्गन हो गए, बॉडी पार्ट, फीटस बिलो वाइबिलिटी पीरियड, ठीक है। और आपका ये जो सारा वेस्ट है इसको येलो कलर के नॉन क्लोरोनेटेड बैग में स्टोर किया जाएगा और इसको जो है या तो इंसिनरेट किया जाएगा या प्लाज्मा पायरोलाइसिस या फिर इसका डीप बरियल किया जाएगा। दूसरा कैटेगरी जो इसमें या दूसरा टाइप का ही है जो येलो कैटेगरी में आएगा वो है एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। तो जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल कार्कस होते हैं, ठीक है, एंड उनका जो बॉडी पार्ट है, ऑर्गन है, टिश्यू है और आपका जो जितना भी एक्सपेरिमेंटल आपका वर्क होता है एनिमल से, उसमें जितना वेस्ट जनरेट होता है वो सभी इस कैटेगरी में आएगा। वेटनरी हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस और आपका एनिमल हाउसेज से भी जो वेस्ट निकलेगा वो भी जो है येलो कलर की कैटेगरी में रखा जाएगा और इसको भी जो है येलो कलर की नॉन क्लोरोनेटेड प्लास्टिक बैग में हम रखेंगे और इंसिनरेशन और आपका डीप बरियल करेंगे। तीसरा जो टाइप येलो कैटेगरी में है वो है सॉइल टाइप का वेस्ट। इसमें बेसिकली आपका ब्लड और बॉडी फ्लूइड से कंटामिनेटेड जो आपके आइटम होते हैं, लाइक आपका ड्रेसिंग हो गया, प्लास्टर हो गया, ठीक है, कॉटन स्वैब हो गया, बैग हो गया, ठीक है बच्चों, वो सभी जो है सॉइल टाइप के वेस्ट में आते हैं और इनके लिए जो है क्या करना है, या तो इंसिनरेट करेंगे या प्लाज्मा पायरोलाइसिस करेंगे या डीप बरियल इनका करेंगे। अगर ये फैसिलिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे पहले या माइक्रोवेव करेंगे या हाइड्रोक्लेव करेंगे। उसके बाद में उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, शेडरिंग करेंगे और या फिर जो है इनका जो है हम म्यूटिलेशन करेंगे या सभी को कंबाइन करके स्टेलाइजेशन करेंगे एंड शेडरिंग करेंगे और उसके बाद में जो ट्रीटेड वेस्ट है उसको एनर्जी रिकवरी के लिए भेज देंगे। तो सॉइल टाइप के वेस्ट को इस तरीके से हम जो है डील करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण आ जाता है कि हम किस तरीके से डिसइंफेक्ट करेंगे, स्टेलाइज करेंगे और उसके बाद में क्या करना है, एनर्जी रिकवरी के लिए भेजना है। उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी नेक्स्ट टाइप है येलो कैटेगरी में, वह आपका एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन।
तो फार्मास्यूटिकल वेस्ट लाइक आपके एंटीबायोटिक्स हो गए, साइटोटॉक्सिन्स, ड्रग्स हो गए, वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा साइटोटॉक्सिन ड्रग्स से जो कंटामिनेटेड ग्लास और प्लास्टिक के एम्प्यूल्स हैं, वायल्स हैं, वो भी जो है इसी कैटेगरी में आते हैं। और इनको भी जो है येलो कलर के नॉन क्लोरोनेटेड प्लास्टिक बैग या कंटेनर में रखेंगे। और यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट ये आ जाता है कि जो आपकी साइटोटॉक्सिन ड्रग्स हैं या साइटोटॉक्सिन ड्रग्स से कंटामिनेटेड जितने भी आइटम हैं, उनको हम मोर देन 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या करते हैं, इंसिनरेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपायर्ड साइटोटॉक्सिन्स ड्रग आइटम्स कंटामिनेटेड विद साइटोटॉक्सिन्स ड्रग्स जो है वो रिटर्न भेज दिए जाएंगे आपके मैन्युफैक्चरर और सप्लायर को फॉर द इंसिनरेशन। और इंसिनरेशन जो है इसका 1200 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे ही करना है। ठीक है बच्चों। या फिर इसको जो है कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी पे या हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डस वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी पे भेज देना है। और वो भी इसको जो है 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा पे इंसिनरेट करेंगे। ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो है आपका जो रेस्ट ऑफ द अदर डिस्कार्डेड मेडिसिन है उनको मैन्युफैक्चरर के पास में भेज देंगे, वो उसको इंसिनरेट कर देगा। साइटोटॉक्सिन ड्रग्स पे काफ़ी जोर दिया गया है। ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली दवाइयाँ हैं जो काफ़ी टॉक्सिक मानी जाती हैं, इसीलिए इन पे थोड़ा सा फोकस किया गया है इस रोल में। केमिकल वेस्ट जो है वो भी येलो कैटेगरी में ही आएंगे। और जितने भी केमिकल यूज़ होते हैं आपके इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एंड यूज डिस्कार्डेड डिसइंफेक्टेंट जो आपके हैं, इन सब को भी येलो कलर के कंटेनर में रखेंगे, नॉन क्लोरोनेटेड प्लास्टिक बैग में। और इनको भी जो है डिस्कार्ड किया जाएगा, या तो हम इनका प्लाज्मा पायरोलाइसिस करेंगे या इंसिनरेट करेंगे। ठीक है, या फिर इनको हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी जो है हमारी वहाँ पे भेज देंगे। केमिकल लिक्विड वेस्ट की अगर हम बात करें तो केमिकल लिक्विड वेस्ट को हम जो आपके चाहे वॉशिंग से, चाहे हाउसकीपिंग से, डिसइंफेक्टिंग एक्टिविटी से, कहीं भी से भी रिलीज़ हो रहा है, उस सब को हम सेपरेट कलेक्शन सिस्टम में जो है कलेक्ट करेंगे और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट फैसिलिटी पे भेज देंगे। फिर वहाँ पे उनका जो है रिसोर्स रिकवरी किया जाएगा, केमिकल जो है उनको प्री ट्रीट किया जाएगा और उसके बाद में अदर वेस्ट के साथ में उनको जो है मिक्स कर दिया जाएगा और फिर आगे भेज दिया जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि जो हमारा स्टैंडर्ड हैं उनसे मीट करना चाहिए आपका वेस्ट वाटर डिस्चार्ज करने से पहले। इसके बाद में आपका कैटेगरी आता है डिस्कार्डेड, आपका लेनिन हो गया, मैट्रेसेस हो गया, बेडिंग हो गया, जो आपके बॉडी फ्लूइड और ब्लड से कंटामिनेटेड है। इनको भी क्या करना है, नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग में और सुटेबल पैकेजिंग मटेरियल में पैक करना है स्टोर करने के लिए। और ट्रीटमेंट देना है, नॉन क्लोरोनेटेड केमिकल डिसइंफेक्शन करना है। उसके बाद में आप जो है उसका इंसिनरेशन करा सकते हैं, प्लाज्मा पायरोलाइसिस करा सकते हैं। अगर ये फैसिलिटी नहीं है तो आप जो है उसको शेडरिंग करेंगे, ठीक है, म्यूटिलेशन करेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेलाइजेशन एंड शेडरिंग दोनों करेंगे। और इस ट्रीटेड वेस्ट को जो है आप भेज देंगे एनर्जी रिकवरी के लिए। ठीक है बच्चों। अगला जो टाइप है येलो कैटेगरी में वो है आपका माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर क्लिनिक लैब से जो वेस्ट निकलते हैं, ब्लड बैग और आपके लैब से जो कल्चर जनरेट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे वेस्ट जनरेट होते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड आपके माइक्रोबायोलॉजी लैब से। इन सभी को हमने क्या करना है, ऑटोक्लेव्ड और माइक्रोवेव या हाइड्रोक्लेव से प्लास्टिक बैग में या कंटेनर में रखना है। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण आ जाता है कि स्टोर करने के लिए जो आप बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपका ऑटोक्लेव्ड होना चाहिए। इसके बाद में जो है प्री ट्रीट करना है, स्टेराइज करना है नॉन क्लोरोनेटेड केमिकल से ऑन साइट एज पर द रूल ऑफ WHO गाइडलाइन जो हैं उनके अनुसार इनको हमने जो है प्री ट्रीट करना है। ठीक है बच्चों। तो प्री ट्रीट करने के बाद में फिर इसको आगे जो है हमें भेज देना है इंसिनरेशन के लिए।
इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टाइप आ जाता है, नेक्स्ट कैटेगरी आ जाता है रेड। अभी तक हमने जितने वेस्ट की बात की वो सब येलो कैटेगरी में आते थे। येलो टाइप्स का जो बैग है उसमें हमें स्टोर करते थे। रेड कलर का जो टाइप है इस कैटेगरी में आपके रिसाइक्लेबल वेस्ट आएंगे। प्लास्टिक के जितने भी वेस्ट हैं वो सब रेड कलर के आपके कैटेगरी में आएंगे। तो इसमें जो भी आपके डिस्पोजेबल आइटम है जैसे ट्यूबिंग हो गया, बोतल हो गया, ठीक है, आपके यूरिन बैग, सिरिंज जो है उसका निडल कट किया हुआ हो, ठीक है बच्चों, वो सब रेड कलर में आएंगे और इनको रेड कलर के नॉन क्लोरोनेटेड प्लास्टिक बैग में हमने रखना है। और उसके बाद में ऑटोक्लेव करना है, माइक्रोवेव करना है, हाइड्रोक्लेव करना है, शेटरिंग करनी है, म्यूटिलेशन करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टरलाइजेशन एंड शेटरिंग करनी है और ट्रीटेड वेस्ट को भेज देना है हमें एक ऑथोराइज्ड रिसाइकलर के पास में फॉर एनर्जी रिकवरी, या प्लास्टिक से डीजल बनाना, या आपका फ्यूल ऑयल बनाना, या फिर रोड मेकिंग में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो जहाँ भी संभव हो वहाँ पे हमें भेजना है, पर याद रखना है कि प्लास्टिक को लैंडफिल में नहीं भेजना है। प्लास्टिक को लैंडफिल में डंप नहीं करना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वाइट कलर ट्रांसल्यूसेंट जो है, वाइट कलर में हम शार्प वेस्ट रखेंगे। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब अर्ध पारदर्शी होता है जिससे कि आपको आर पार दिखाई दे सके कि जो ये आपका स्टोरेज किया गया वेस्ट है ये शार्प है, ये आपको जो चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए ट्रांसल्यूसेंट वाइट कलर के जो है बॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें जितने भी आपके मेटल के वेस्ट हैं लाइक निडल हो गया, सिरिंज हो गया, ठीक है, आपके जो आपके शार्प वेस्ट हैं सारे वाइट कलर में आएंगे और इनको पंचर प्रूफ, लीक प्रूफ, टेम्पर प्रूफ कंटेनर में हमने रखना है। इनको ऑटोक्लेव करना है, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन करना है। उसके बाद में आप इनकी शटरिंग कर सकते हो और इनको जो है हम इनकैप्सुलेशन इनकी करेंगे मेटल कंटेनर में और सीमेंट कंक्रीट के आपके पिट में, और उसके बाद में इनको जो है आयरन फाउंड्री के पास में भेज दिया जाएगा डिस्पोजल के लिए, ठीक है बच्चों, या फिर इनको जो है सैनिटरी लैंडफिल और आपका जो एक डिज़ाइंड कंक्रीट वेस्ट शार्प वेस्ट पिट है उसमें भी इनको डंप किया जाता है। ब्लू कलर में बेसिकली आपके ग्लास वियर आएंगे, ग्लासेस आएंगे और आपके मेटेलिक बॉडी इम्पार्ट आएंगे। तो जितने भी ब्रोकन और डिस्कार्डेड आपके ग्लासेस हैं जैसे कि आपके वायल्स हो गए, एम्प्यूल्स हो गए, ठीक है, उन सभी को इस कैटेगरी में रखा जाता है और पंचर प्रूफ, लीक प्रूफ बॉक्स में इनको रख के इनको सबसे पहले डिसइंफेक्ट किया जाता है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइट के सॉल्यूशन में डंप करके डिप करके रखा जाता है। उसके बाद में इनको जो है आप या तो इनको माइक्रो वेव भी कर सकते हो, हाइड्रोक्लेव भी कर सकते हो और उसके बाद में ग्लास को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है 4 कैटेगरी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और एक क्वेश्चन जो है हमेशा आपको इसमें से देखने को मिलेगा। डीप बरियल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होता है। अगर मजबूरी हो, आप रिमोट एरिया में रहते हो, दूसरी फैसिलिटी नहीं है, तो सीपीसीबी के गाइडलाइन के अनुसार जो है आप डीप बरियल कर सकते हैं। शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में बेसिकली बताया गया है कि आप को जैसे प्लास्टिक जो आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो BSI स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है इन पे एप्लीकेबल होगा। केमिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है उसमें 30% रेजिडुअल क्लोरीन होना चाहिए फॉर 20 मिनट, ठीक है बच्चों। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि आप जो म्यूटिलेशन करेंगे बेसिकली या शटरिंग करेंगे उसको अनऑथराइज्ड रीयूज से हमें बचना है। तो इस तरीके से जो है बेसिकली जितना भी हमने अभी इस रूल के अंतर्गत पढ़ा है उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो हाईलाइट करने हैं वो इन्होंने पार्ट 2 में हाईलाइट करती है। जैसे साइटोटॉक्सिन ड्रग्स के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है, डेड फिटस बिलो वायबिलिटी के बारे में इन्होंने बताया कि भैया ये जो आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 उसके तहत ये जो है आपका आता है।
ठीक है बच्चों। ऑन साइट प्री ट्रीटमेंट के बारे में जैसा हमने बताया कि वो WHO और आपका नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपके होना चाहिए। और आपका इन हाउस इंसिनरेशन जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर आपका कोई कॉमन मेडिकल आपका फैसिलिटी नहीं है नियर बाई, तो जो है आप उसको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन के बाद में, ठीक है, उसको इंस्टॉल कर सकते हो। बट जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था उस चीज़ का ध्यान रखना, 75 किलोमीटर के अंदर अगर कोई फैसिलिटी है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों। बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड इन हाउस होल्ड ड्यूरिंग हेल्थ केयर एक्टिविटीज़, ठीक है, उनके लिए भी ये जो आपका रूल है, ठीक है, वो एप्लीकेबल होता है कि मान लीजिए किसी के घर में कोई बीमार है और उस घर से जो है बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है, तो उनको अलग से हमें कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, स्टोर करके रखना चाहिए। और जो हमारे म्यूनसिपल वेस्ट कलेक्टर आते हैं उनको वो हैंड ओवर कर देना चाहिए। उसके बाद में जो लोकल बॉडीज़ हैं वो उस वेस्ट को कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक भेज देती हैं। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है कि अगर किसी के घर में कोई बीमार है और वहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है तो उसको किस प्रकार से जो है हम मैनेज करते हैं। शेड्यूल 2 में बेसिकली स्टैंडर्ड दिए गए फॉर द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, जैसे कि इंसिनरेशन के लिए स्टैंडर्ड है, ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड है इंसिनरेशन के लिए, कंबशन एफिशिएंसी जो है 99% से कम नहीं होनी चाहिए। एंड जो आपका टेम्परेचर है वो पहले चैम्बर में 800 डिग्री सेल्सियस और दूसरे चैम्बर में 1050 प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जो आपका गैस रेजिडेंस टाइम है वो एटलीस्ट 2 सेकंड का होना चाहिए, यानी कि गैस जो है आपकी उसको सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए बर्न होने के लिए। एमिशन स्टैंडर्ड अगर हम देखें तो पर्टिकुलेट मैटर जो है इंसिनरेटर से जो है आपका 50 mg पर मीटर क्यूब इसके लिए स्टैंडर्ड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए 400, HCl के लिए 50, टोटल डाइऑक्सिन फ्यूरॉन्स जो है आपका 1 नैनोग्राम। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बायोमेडिकल वेस्ट से जो है डाइऑक्सिन फ्यूरॉन्स रिलीज़ होते हैं जो काफ़ी डेंजरस एयर पोल्यूटेंट हैं, ए ग्रेड के कार्सिनोजन हैं, डर्टी डिटर्जेंट हैं और परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट में आते हैं। आपका मरकरी और इसके जो कंपाउंड हैं वो आपका 0.05 mg पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। स्टैक की जो हाइट है वो एटलीस्ट जो है 30 मीटर होनी चाहिए। 30 मीटर से कम जो है इंसिनरेटर की जो चिमनी है उसकी हाइट नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 30 मीटर की हाइट की चिमनी होनी चाहिए। प्लाज्मा पायरोलाइसिस और गैसिफिकेशन के लिए कंबशन एफिशिएंसी 99.99 है। ठीक है बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण आ जाता है। और इसमें जो है आपका जो टेम्परेचर है वो 1050 प्लस माइनस 50 इन्होंने फिक्स किया है और गैस रेजिडेंस टाइम एटलीस्ट 2 सेकंड का ही इसमें है। इसके बाद में ऑटोक्लेव के लिए इन्होंने जो है आपके स्टैंडर्ड दिए हैं कि ऑटोक्लेव में आपका जो टेम्परेचर है अगर वो 121 डिग्री सेल्सियस है तो आपका प्रेशर जो है 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच होना चाहिए। और ऑटोक्लेव जो टाइम रहेगा वो एटलीस्ट 60 मिनट का होगा। अगर टेम्परेचर जो है आप 135 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और प्रेशर जो है 31 psi रखते हैं तो रेजिडेंशियल टाइम जो है 45 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप जो है टेम्परेचर 149 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, प्रेशर जो है आप 52 psi रखते हैं तो यहाँ पे आपका जो टाइम रहेगा वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपको आ सकते हैं। इसके बाद में डीप बरियल के लिए आपका जो स्टैंडर्ड है वो है कि आप एक 2 मीटर का डीप एक पिट बनाएंगे एंड इसको जो है आप हाफ वेस्ट से फिल करेंगे और उसके बाद में जो है उसको लाइम से कवर करेंगे विद इन 50 सेंटीमीटर ऑफ द सरफेस। और उसके बाद में आप जो है
बाकी का जो पीट बचा हुआ है उसको सोयल से फिल कर देंगे। इस तरीके से आप डीप बरियल करेंगे। एनिमल जो है वो उसको डिग ना करें, इसका ध्यान रखना है हमें। ठीक है बच्चों, और जब भी हम उसमें वेस्ट डालेंगे तो हमें एक 10 सेंटीमीटर का सोयल का लेयर उसके ऊपर ऐड कर देना है। ये आपका अंडर सुपरवाइजन होना चाहिए ऑथोराइज पर्सन के। और जो आपका बेसिकली आप डीप बरियल कर रहे हो उसकी आपके पास में परमिशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना परमिशन के आप ये कर रहे हो। और ग्राउंड वाटर टेबल में और आपका जो पिट है उसमें 6 मीटर का गैप होना चाहिए, यानी कि पिट का जो डेप्थ है, ठीक है, बॉटम है, वहाँ से ग्राउंड वाटर जो है एटलीस्ट 6 फीट आपका 6 मीटर है ना, 6 मीटर, ये मीटर है बच्चों, है ना, 6 मीटर जो है आपका नीचे होना चाहिए, जिससे कि कंटामिनेशन जो है ग्राउंड वाटर में ना जाए। 6 मीटर का गैप होना चाहिए। इसके अलावा स्टैंडर्ड फॉर एफिशिएंसी ऑफ केमिकल डिसइंफेक्शन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आपका जो माइक्रोबियल इनएक्टिवेशन एफिशिएंसी है, ठीक है, वो 10 किल होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन जो है उसके लिए इन्होंने कहा है कि शार्प वेस्ट जो है कैन बी ट्रीटेड बाई ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन एट द टेम्परेचर नॉट एट लेस देन 185 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर द रेजिडेंस टाइम पीरियड ऑफ 150 मिनट इन ईच साइकिल। और इसमें जो आपका टाइम रहेगा स्टेरिलाइजेशन का वो 90 मिनट का है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा है, बड़े ध्यान से याद करना है। स्टैंडर्ड फॉर लिक्विड वेस्ट के लिए आप देख रहे हैं कि पीएच के लिए 6.5 to 9, सस्पेंडेड सॉलिड 100, ऑयल एंड ग्रीस 10, BOD 30, COD 250 और बायोएस्से टेस्ट में 90% सर्वाइवल ऑफ फिश आफ्टर 96 आवर इन 100% एफुलेंट। ठीक है बच्चों, इस एक्ट के शेड्यूल 3 में जो है आपका लिस्ट है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ और उनकी ड्यूटीज़ की। तो शेड्यूल 3 में क्या आता है ये याद होना चाहिए। शेड्यूल 4 में आपका क्या आएगा, 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में आपके लेवल 4 बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर और बैग, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, हैंडल विद केयर, बायो हजार्ड वाला साइन कैसा है और साइटोटॉक्सिन ड्रग्स का साइन कैसा है। और पार्ट 2 में आएगा लेवल 4 ट्रांसपोर्टिंग बायोमेडिकल वेस्ट बैग और कंटेनर, ये शेड्यूल 4 में आएगा। तो बच्चों हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि नॉन क्लोरोनेटेड बैग क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्या होगा अगर आप क्लोरोनेटेड बैग जो है यूज़ करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। जियो बच्चों, गॉड ब्लेस यू।